अब आगे गुजरात में मेहरा परिवार के घर रोनित भी अपने घर पर मौजूद था और रोनित की मां रोनित के ऊपर अपना सारा प्यार लूटा रही थी और रोनित के पिता भी अपने बेटे को लाडश प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ दे रहे थे और सौरभ बस उन्हें देखे जा रहा था। उसने खुद से कहा, लगता है शायद मुझे भी आर्मी में होना चाहिए था ताकि मैं भी ऐसा प्यार पा सकता। उसकी बात तीनों ने सुन ली थी। रोनित ने हंसते हुए उसे देखा और कहा, जब मैं नहीं था तब सारा प्यार तुम्हें ही मिलता है। मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ हूँ, तुम्हें भी मेरा ध्यान रखना चाहिए। सौरभ ने चिढ़ते हुए अपनी माँ से कहा, मॉम देखा आपने? मिसेज मेहरा ने रोनित के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा, मेरे रोनी ने ठीक ही तो कहा, तुम्हें भी उसका ध्यान रखना चाहिए सौरभ। मिस्टर मेहरा ने रोनित से कहा, ये आजकल लापरवाह हो गया है, बिजनेस में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, तुम्हें इसे समझाना होगा, एक तुम ही जिसकी ये बात समझ सकता है। सौरभ ने हैरानी से कहा, अब आप मेरी शिकायत भी कर रहे हैं डैड, ये गलत बात है, मैं हमेशा आपकी मदद करता हूँ। मिसेज मेहरा ने हंसते हुए सौरभ के पास जाकर कहा, बस ठीक है, तुम्हारे डैड मजाक कर रहे हैं। मिस्टर मेहरा ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा है। ये सुनकर सौरभ ने चिढ़ते हुए रोनित को देखा। रोनित ने मुस्कुराते हुए मिस्टर मेहरा से कहा, डैड बस कीजिए ना, वो हमेशा आपका ध्यान रखता है। मिस्टर मेहरा ने टेढ़ी नजरों से सौरभ को देखा जो एक जीत वाली स्माइल लिए उन्हें ही देख रहा था। आखिर रोनित हमेशा अपने छोटे भाई की साइड लेता था और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। मिस्टर मेहरा ने रोनित को देखते हुए कहा, तुम दोनों से कोई नहीं जीत सकता, अब तुम आ गए, अब देखना ये और कितना लापरवाह हो जाएगा। मिसेस मेहरा ने उन्हें रोकते हुए कहा, बस बस बहुत हुआ आपका, चलो सब खाना खा लो। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर मिसेस मेहरा अपने हाथों से रोनित को खाना खिला रही थी। उनकी शिकायत भी यही थी कि रोनित बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए वो उसे भर भर कर खाना खिला रही थी। रोनित भी उन्हें बिना टोके उनके हाथ से खाना कहा रहा था। सौरभ ये देखकर अपना खाना खुद से ही खाते हुए बोला, हाँ हाँ खाइए खाइए, मॉम के हाथ से भी खाइए, वहां पर वो थी, यहाँ पर मोम है, हम तो अकेले ही सही हैं। सौरभ की बात सुनकर रोनित का खाना उसके गले में फंस गया। वो जोर जोर से खांसने लगे। मिस्टर मेहरा उसे देखकर हंस दिए। मिसेस मेहरा ने जल्दी से रोनित को पानी पिलाया। रोनित ने सौरभ को घूर कर देखा तो सौरभ ने कहा, भाई आपको क्या लगता है कि मोम और डैड को मिस ताहिरी के बारे में पता नहीं है? उन्हें बहुत पहले से इस बात की खबर है। रोनित ने खुद से कहा, ये तो मैं जानता हूँ। इतना कहकर उसने अपने मम्मी पापा को देखा। मिसेज मेहरा ने मुस्कुराते हुए रोनित के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू हमारी फिक्र मत कर, हम तो कई सालों से तैयार है, बस तुम कभी तैयार नहीं हुए। भला हो उस बेटी का जिसने तुम्हारे अंदर प्यार का एक दीपक जगाया। अब मुझे मेरे पोते पोती नसीब हो सकते हैं। फिर वो खुश होते हुए बोली, कैसी है तस्वीर? देखी है, काफी सुंदर है, लेकिन बर्ताव कैसा है और कब मिलवा रहे हो? सौरभ ने कहा, मैं तो पहले ही मिल चुका हूं, बस ये मान लो जैसे ये शांत है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। मिसेस मेहरा खुश होकर सौरभ से ताहिरी की तारीफ सुनने लगी। वही रोनित बस हैरानी से उन दोनों को देखे जा रहा था। मिस्टर मेहरा ने रोनित से हंसते हुए कहा, एक वक्त पर हमारा भी यही हाल होता था जब कोई हमारी होने वाली पत्नी के बारे में बातें करता था। रोनित ने परेशान होते हुए कहा, डैड आप भी? मिस्टर मेहरा ने अपना खाना खाते हुए सौरभ से कहा, बहुत हुआ सौरभ, अब खाना खाओ। रोनित कुछ सोचने लगा था। पुणे में सिंघल भवन में तेज और रोशनी भी अपने घर पर मौजूद थे। इस वजह से पूरा सिंघल परिवार भी खुश था। रोशनी और तेज को एक साथ मुस्कुराते हुए देखकर और रोशनी भी खुश थी। आखिर सिंघल ने रोशनी की बहू ने बेटी की तरह रखा था और उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। हर कोई रोशनी की काफी इज्जत करता था और खासकर तेज की माँ रोशनी को एक माँ की तरह प्यार करती थी। कभी कभी डांटती भी थी तो कभी भी मजाक भी करती थी, तो कभी कभी तेज की हजारों बुराइयां करती थी। शादी के तुरंत बाद तेज के जाने से तेज की माँ तेज से काफी नाराज हुई थी, क्योंकि उन्हें रोशनी के लिए बुरा लगा था और तेज से उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन तेज रोशनी के साथ ही वापस आया था और रोशनी ने उन्हें समझा दिया कि वो तेज से नाराज ना रहें, नहीं तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। आखिर में उन्हें मानना ही पड्डीधा और रोशनी को खुश देखकर वो ज्यादा देर तक तेज से नाराज भी नहीं रह पाई। डिनर करने के बाद तेज के कमरे रोशनी बिस्तर तैयार कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो बस एक टक बिस्तर को घूरे जा रही थी। आखिर घूरे भी क्यों ना चाहें, उनकी शादी को कुछ महीने हो चुके हों, लेकिन ये पहली ऐसी रात थी जब उन्हें एक ही साथ एक बिस्तर पर गुजारनी होगी। रोशनी को पहले उस बिस्तर पर खुद को अकेला देख अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज जब तेज भी वहीं सोएगा ये वो हजम नहीं कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसे काफी घबराहट हो रही थी, जिस वजह से उसने यहाँ से वहां चक्कर काटने शुरू कर दिए थे। उसने अपनी साधी के पल्लू के किनारे को अपनी उंगलियों में लपेटना भी शुरू कर दिया था।
और घबराहट में उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जा ही रहा था, जहां तेज काफी देर से खड़दहा उसके चेहरे को निहार रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे रोशनी के मन में चल रहे ख्यालों के बारे में अच्छे से पता था। उसने हल्का सा हंसकर दरवाजे पर नोक करते हुए कहा, मिसेस तेज सिंघल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तेज की आवाज सुनकर रोशनी चौंक गई। उसने तेज को देखते हुए एक नकली मुस्कान के साथ कहा, हाँ क्यों नहीं, आप ही का रूम है। तेज अंदर आकर उसे देखते हुए बोला, ये मेरा रूम था लेकिन अब ये हमारा रूम है। रोशनी ने अपनी नजरें झुका ली क्योंकि तेज उसे देखे जा रहा था, जो उसे शर्म की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तेज ने उसे और ज्यादा तंग न करते हुए हंसते हुए बेड पर लेटते हुए कहा, क्या पूरी रात खड्डे खड्डे बिताओगी? तेज ने अपने साइड वाली खाली जगह पर हाथ मारते हुए कहा, आओ सो जाओ। रोशनी ने अपना सर हिलाया। तेज ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल जब उसे लगा कि रोशनी अभी भी खड़िशी है तो उसने सीरियस होकर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा? हाँ, मैं करना तो चाहता हूं। ये सुनकर रोशनी ने उसे अपनी तीखी आंखों से उसे घूरा तो तेज ने हंसते हुए जल्दी से कहा, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं तो तुम बेफिक्र होकर यहां सो सकती हो। फिर वो उठते हुए बोला, लेकिन अगर मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा हूं तो मैं सोफे पर सो जाता हूं। ये सुनकर रोशनी जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, आप मुझे कभी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करवाते। इतना कहकर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। तेज ने उसे देखा, फिर उसके पास बैठकर उसके हाथों को पकड़ DDH लिया। रोशनी ने उसे देखा। तेज ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से रोशनी के माथे को चूमते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बात याद रखना, मुझे तुमसे प्यार है, बेशुमार प्यार है, और हर जन्म में सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। तुम्हें कभी भी मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया और ना ही मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता हूं, लेकिन जितना भी वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया, मैंने तुम्हें हमेशा ज्यादा जानने की कोशिश की है। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, तुम क्या चाहती हो, क्या नहीं, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा कभी तुम्हें इस तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, कभी दोबारा तुम्हें रोने नहीं दूंगा। क्या मुझे एक और आखिरी मौका मिल सकता है? मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं वादा कभी नहीं तोड़ दूंगा। तेज की बातें सुनकर रोशनी की आंखें नम हो गई थी। वो बिना कुछ कहे तेज के सीने से लग गई और बस अपना हाँ में सर हिला दिया। तेज की आंखें भी नम हो गई थीं। वो कभी रोशनी को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने रोशनी के सर को सहलाते हुए कहा, थैंक्स, मुझे वापस एक मौका देने के लिए। इतना कहकर उसने रोशनी को लिटाते हुए और उसके सर को सहलाते हुए प्यार से कहा, अब सो जाओ। रोशनी मुस्कुरा दी। तेज प्यार से उसके चेहरे को निहारने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगा, जिसे देखकर रोशनी की आंखें बंद हो गईं। तेज उसके चेहरे को छू पाता कि वो बीच में ही रुक गया। ये महसूस करके रोशनी ने अपनी आंखें खोली और तेज को देखा, जो उसे ही देख रहा था। तेज ने आंखों से ही आगे बढ़ने की इजाजत मांगी और रोशनी ने आगे बढ़कर इजाजत दे भी दी। तेज ने आगे बढ़कर बहुत प्यार से रोशनी के चेहरे को चूमने लगा। रोशनी की आंखें बंद हो गई थीं। रोशनी की कमर पर से उसका पल्लू हट चुका था, जिस पर तेज अपना हाथ रखने जा रहा था कि रोशनी ने तेज के हाथ को पकड़ लिया और अपना चेहरा फेर लिया। तेज ने उसके चेहरे को देखा, जिस पर शर्म और हया चमक रही थी और आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। तेज ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर रूम की लाइट को ऑफ कर दिया और रूम में बस खिड़की से आती चांद को रोशनी पड़ने लगी, जो एक दूसरे को देखने के लिए काफी थी। रोशनी को आज सारी घबराहट और सारी टेंशन सब कुछ दूर हो चुका था। कुछ दिन बाद मुंबई के एक मैरिज हॉल में महिका कुछ लोगों के साथ बैठी थी, जिसमें आर्य और पायल भी थे और कुछ लोग भी थे जो एथन के कॉलेज फ्रेंड थे। हमेशा की तरह हर कोई महिका से बात कर रहा था और महिका हमेशा की तरह शांति से सुन रही थी और कुछ ही शब्दों में जवाब दे रही थी। वो शादी की रस्म होने से कुछ देर पहले ही आई थी। एथन की शादी की सारी रस्म भी हो चुकी थी। महिका ने कोई डिफरेंट लुक नहीं लिया था। वो अपने बिजनेस सूट में ही थी, क्योंकि वो सीधा एक मीटिंग अटेंड करके वहां आई थी। कुछ देर बाद एथन और उसकी वाइफ भी वहीं उनके साथ शामिल हो गए। कैदान ने महिका से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत हैप्पी हूं कि तुम आई। महिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय करना और हो सके तो इसे दिल से निभाना। हेदन ने अपने दिल की इशारा करते हुए कहा, मेरे हार्ट में तो सिर्फ यही है। इतना कहकर उसने अपने साथ बैठी हुई एक खूबसूरत सी लड़की का हाथ पकड़ दाच लिया और उसे देखकर मुस्कुरा दिया। एथन ने पूछा, ताहिरी और वासु कहाँ है? मुझसे सिर्फ एक ही बार मिले थे। ये सुनकर महिका ने एक तरफ देखा।
हेथन ने भी वहां देखा जहां ताहिरी और वासु फिलहाल खाने में बिजी थे और आसपास के लोगों की चुगली करने में बिजी थे। ये देखकर हेथन ने हंसते हुए कहा, मई, तुमने ना ही सिर्फ वासु को बल्कि ताहिरी को भी बिगाड़ डाल रखा है। महिका ने उन दोनों को देखते हुए कहा, इसे बिगड़ना नहीं कहते, इसे अपनी लाइफ को एंजॉय करना कहते हैं। हेथन ने मुस्कुराते हुए अपना हाँ में सर हिलाया। तभी आर्य ने सबको अपनी और पायल की शादी के बारे में बताया कि वो दोनों भी जल्दी से शादी करने वाले हैं। सबने उन्हें बधाई दी। एक लड़की ने महिका से कहा, महिका, यहाँ फिलहाल सबकी ही मैरिज हो चुकी है और यहाँ होने वाली है या सबके बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम्हारा क्या? हमने कभी तुम्हें किसी में दिलचस्पी भी लेते हुए नहीं देखा। क्या तुम हमेशा अकेली ही रहोगी? उस लड़की की बात सुनकर महिका के होठों पर से हल्की मुस्कुराहट भी गायब हो गई। महिका ने उस लड़की को और देखा। वो लड़की और भी कुछ कहने वाली थी कि महिका की आंखों को देखकर उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और माफी भी मांग ली। तभी पायल ने एक नजर महिका को देखकर उसे कहा, लगता है तुमने अयान सिंघानिया के बारे में सुना नहीं है। वो इंडियन आर्मी में है और पता है वो कितने हैंडसम और पावरफुल वो MS के बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जिसे महिका के बारे में नहीं पता था वो हर कोई चौंक गया। ये तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन महिका को चुप और शांत देखकर सबने इसे सच मान लिया। इस बारे में और बात बरच पाती कि हेथन ने बात को ही घुमा दिया और किसी में हिम्मत भी नहीं थी कि महिका सिंह से कोई सवाल कर सकें। लेकिन आज पता नहीं क्यों महिका सिंह को बाकी सबसे पहली बार जलन हुई। महिका को आज तक कभी किसी से जेलस फील नहीं हुआ था, लेकिन आज वो पता नहीं क्यों उसका मन जलन से भर चुका था जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। आज तक हर कोई महिका से जलता था। महिका खुद में ही ऐसी शख्सियत थी कि उसे कभी किसी से जलन हुई ही नहीं और ना ही कभी ऐसा कोई भाव उसके मन में आया। लेकिन आज बाकी सबको देखकर और उनकी बातें सुनकर उसका मन बेचैनी से भर चुका था, इतना कि वो वहां ज्यादा देर रुकी भी नहीं। रात के वक्त एक बंगलों में महिका अपने रूम में थी और वो आज डेट को देखे जा रही थी। आज रंजीत की बात को हुए लगभग पूरा 1 महीना बीत चुका था और अब बस सिर्फ 1 महीना ही बाकी रह गया था। महिका खिड़की के पास जाकर खद्दी हो गई और एक टक बाहर देखने लगी। उसे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो काफी बेचैन हो गई थी। क्या सच में एक दिन ऐसा आएगा कि उसे अयान को भूलने की कोशिश करनी होगी? क्या उससे हो पाएगा? ये सोचकर ही महिका आज हद से ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या उसका यकीन जीतेगा? ये तो 1 महीने के बाद ही पता चल पाएगा। उसने बाहर देखते हुए एक आह भरते हुए कहा, मेजर साहब, आपको आना ही होगा। 1 महीने बाद नासिर में महिका के घर डिनर के वक्त रंजीत आज काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन हर कोई बस महिका को देख रहा था जो चुपचाप शांति से खाना खा रही थी। रंजीत ने खुश होते हुए सुमन से कहा, सुमन, तुमने मिठाई नहीं रखी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि कल 2 महीने होने में आखिरी दिन है? तुम्हें मिठाई लानी चाहिए थी। मुकेश ने उन्हें हल्के गुस्से के साथ देखा तो रंजीत ने पूछा, क्या हुआ? मुकेश ने महिका की तरफ इशारा किया। रंजीत ने महिका को देखा और उसके पास जाकर उसकी थाली में और खाना परोसते हुए खुश होते हुए कहा, मही, तुम्हें और खाना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। फिक्र मत करो, पूरी दुनिया में से एक ऐसा लड्ढच का तुम्हारे लिए खोज कर लाऊंगा जो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा और कभी तुम्हें दुखी नहीं होने देगा। रंजीत की इस बात पर महिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही कुछ कहा, लेकिन ताहिरी से चुप नहीं रहा गया। उसने रंजीत से कहा, अंकल, मैं जानती हूं आपको मही की परवाह है, लेकिन आप थोड़ा सोच समझकर बोल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और ना ही ऐसा कहना चाहिए था। आप भी अच्छे से जानते हैं कि खड़ूस मेजर को मही की बहुत परवाह है। रंजीत ने सीरियस होकर ताहिरी से कहा, ताही, मैं कभी तुम्हारे और मही के प्यार के खिलाफ नहीं गया। मैं जानता हूं तुम दोनों बहुत बड्ढी हो चुकी हो और काफी समझदार भी हो, लेकिन ये मत भूलो, अभी भी तुम दोनों के आसपास हम बड्ढे हैं और कुछ फैसले बड्ढों पर छोड़ देने चाहिए और तुम्हें उन्हें मानना भी चाहिए। मैंने प्रिंसेस को टाइम दिया था। अगर उसे सच में हमारी प्रिंसेस की परवाह होती तो वो जरूर आता। उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। फिर वो महिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस ने मुझसे प्रॉमिस किया था और प्रिंसेस अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ देती। अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। ताहिरी कुछ कहती कि रंजीत ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, और तुम भी मेरी बात सुन लो, तुम भी हमारी बेटी हो तो तुम्हें भी हमारी बात माननी चाहिए। सिर्फ मही ही नहीं बल्कि तुम भी अपने उस फौजी को भूल जाओ, समझी? ये सुनकर ताहिरी हैरान हो गई। वो कुछ कहती कि उसकी नजर महिका की आंखों पर पड़ी, जिन्हें देखकर वो बस अपना मन मरोज कर बिना कुछ कहे चुपचाप खाने लगी। वहां शलीन भी था जो ये सब देख रहा था। उसने रंजीत से कहा, अंकल, हम जानते हैं आपको महिदी की परवाह है, लेकिन अंकल ये सही नहीं है। सबके अपने अपने काम होते हैं मिस्टर सिंघानिया। एक आर्मी मैन है जहां उनकी मर्जी नहीं चल सकती।
आपको इस बात को भी समझना होगा। और इसमें आप ताहिदी को क्यों ला रहे हो? सबका पूरा हक अपना पार्टनर चुनने का। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अपने लिए किसी बुरे पार्टनर को चुना है। ये सुनकर रंजीत ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी इस बात से लग रहा है कि तुम उन दोनों की तरफ ज्यादा हो। तुम तो कभी उनसे मिले भी नहीं हो, जानते भी हो वो एक कितना खड़ूस और पत्थर दिल है। उसने हमारी प्रिंसेस को कितना तंग किया है, उसे कितना रुलाया है। शर्लीन में कहा, मैं नहीं मिला, लेकिन दी तो मिली है। आप ये क्यों भूल जाते हैं अंकल की? हमारे लिए भी फैसले महिदी ने ही लिए हैं और कभी भी उन फैसलों की वजह से कभी किसी को हर्ट नहीं हुआ है। तो आप उनके इस फैसले से खुश क्यों नहीं हैं? ताहिरी ने जल्दी से बार बार अपना सर हिलाया, क्योंकि महिका की आंखों को देखकर वो बोल तो सकती नहीं थी। रंजीत ने मुकेश से कहा, अपने बेटे को समझा लो। शर्लीन ने रंजीत से कहा, अंकल मैं एक लॉयर हूं और आप मेरे ही सामने मेहदी को इमोशनल ब्लैकमेल करके उन पर दबाव डाल रहे हैं। जानते हैं ना ये गलत है। रंजीत ने हैरानी से कहा, अब तुम मुझे अपने इस पिता की तरह कानून समझाओगे? क्या एक पिता को अपनी बच्चियों के बारे में फैसले लेने का कोई हक नहीं है? क्या ये लिखा है तुम्हारे कानून में? शर्लीन कुछ कहने जा रहा था कि महिका ने तेज आवाज में शर्लीन का नाम लिया। शर्लीन? शर्लीन ने महिका को देखा और माफी मांगते हुए कहा, माफ करना दी मैं बस। लेकिन वो महिका की आंखों को देखते हुए आगे कुछ बोल नहीं पाया। रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो बस कल का इंतजार है। कल का दिन भी जल्दी ही बीत जाएगा। महिका अपनी चेयर पर से उठी और वहां से जाने लगी। सुमन काकी ने महिका की थाल को देखते हुए जल्दी से महिका को रोकते हुए कहा, प्रिंसेस आपने आज इतना कम क्यों खाया? महिका ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने कहा, भूख कम थी काकी, आप बस एक कॉफी भिजवा दीजिएगा। सुमन काकी ने अपना सर हिला दिया। महिका वहां से सीधा अपने रूम में चली गई। मुकेश ने रंजीत से कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, बल्कि मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन प्रिंसेस की फीलिंग्स को हर्ट करना सही नहीं है। रंजीत ने कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसे कैसा लग रहा है, लेकिन मैं बस चाहता हूँ हमारी मही को दुनिया की सारी खुशियां मिले, उसके दुनिया का सबसे अच्छा लड़े का मिले, और मही भी कल के बाद ये बात समझ जाएगी।